हेलो गाइस, वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम ए के उपाध्याय। आज आपको बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, बहुत स्पेशल चैप्टर लेने जा रहा हूं, टेंस का। टेंस सुनते ही दिमाग में एनर्जी दौड़ जाती है और आपको मालूम होगा कि टेंस वो चैप्टर है ग्रामर का जिस पर हर तरह के सेंटेंस बेस्ड होते हैं। हमारी मैक्सिमम टॉकिंग टेंस पर बेस्ड होती है। मैक्सिमम सेंटेंसेस हमारे टेंस पर बनते हैं। लेकिन हमारे देश में, खासतौर पर भारत में, टेंस को एक पारंपरिक तरीके से सिखाया जाता है। लगभग जितने भी टीचर हैं टेंस के, वो कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न। और दोस्तों, उस ट्रेडिशनल पैटर्न का सबसे बड़ा अगर कोई बैड इंपैक्ट है तो वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर, हमको आज तक कभी टेंस समझ में नहीं आए। टेंस को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहा है और इस कारण से कई सारे स्टूडेंट टेंस को बीच में ही सीखना बंद कर देते हैं। क्या आप उन स्टूडेंट्स में से तो नहीं हैं? अगर आप भी उन्हीं विद्यार्थियों में हैं जो टेंस से कहीं ना कहीं भाग चुके हैं, एक दो बार किसी ना किसी क्लासेस को आपने स्किप कर दिया है, या कंफ्यूज रहते हैं कहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ, टेंस के बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को हम भूल जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले रटना पड़ते हैं, वो फॉर्मूले भी भूल जाते हैं, बहुत सारे पहचान याद करना पड़ती है, वो पहचान भी कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज करती है और भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भविष्य में कभी भी निर्मित नहीं होगी। आपको टेंस सीखने का एकदम नया अंदाज, नए तरीके से आज से आप टेंस सीखेंगे हमारे साथ। अगले जो हमारे कुछ वीडियोस हैं, सारे के सारे टेंस पर बेस्ड हैं। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है हमारे सारे वीडियोस को लगातार देखना। आज से ये हमारा फर्स्ट वीडियो है टेंस को लेकर के। आपको इस वीडियो में यह बात ध्यान रखना है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और साथ ही साथ जो गाइडलाइन आपको दी जा रही है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही चलेंगे। प्रॉमिस करता हूं, किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, आज के बाद आपको कोई पहचान याद नहीं करना पड़ेगी, कोई फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, कोई चार्ट दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा और टेंस आपसे चलते फिरते चुटकियों में आपसे बनने लगेगा। हर तरह के सेंटेंस आप बनाने में पूरी तरह से अपने आप को कैपेबल पाएंगे। तो ये चमत्कारिक तरीका क्या है दोस्तों, ये आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तैयार हो जाइए टेंस सीखने के लिए। सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान में लाना है कि टेंस होता क्या है। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, टेंस मतलब वो टाइम जिसमें कोई भी एक्शन होती है। और आप जानते हैं कोई भी एक्शन 3 टेंस के भीतर होती है। वो 3 टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 अलग अलग समय हैं। इन 3 अलग अलग समय में कोई भी क्रिया होती है, कोई ना कोई एक्शन होती है और ये 3 अलग अलग समय टेंस कहलाते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो हम जाने कैसे कोई एक्शन 3 अलग अलग समय में होती है। जैसे हम वीडियो देखते हैं, हम वीडियो देखते थे और हम वीडियो देखेंगे।
3 अलग अलग समय हो गए। हम वीडियो देखते हैं, हम वीडियो देखते थे और हम वीडियो देखेंगे। 3 अलग अलग समय हो गए। ये तीनों अलग अलग समय देखते हैं, प्रेजेंट की बात है, देखते थे पास्ट की बात हो गई, देखेंगे ये आने वाले समय की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई। तो इस आधार पर आप ये तो पहचान सकते हैं कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे टेंस सीखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं। उन पुराने वीडियोस में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया है, सेंटेंस के बारे में बताया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी वर्क हम करने जा रहे हैं टेंस में, वो पूरा वर्क किस चीज से रिलेटेड है? सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना, अपनी बात सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक अंग्रेजी में कैसे बोलना है अपने विचारों को, टेंस का यूज कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, वो इस वीडियो में आपको सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में लाइए कि सेंटेंस क्या होता है। थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। अपने पुराने चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे पुराने वीडियो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, सेंटेंस मेकिंग को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, वर्ब को लेकर के, ऑब्जेक्ट को लेकर के, सभी तरह के वीडियोज को आप जरूर देखिएगा। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं आपको सभी तरह की लिंक आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, अलग अलग तरह के वीडियोस की, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, जो जिनकी जरूरत इस टेंस के भीतर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। याद करिए, सेंटेंस के बारे में बताया गया था, सेंटेंस वो वर्ड ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और इस सेंटेंस में 2 मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, वो पार्ट होता है जिसके बारे में बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या कहा आपसे? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में बोला जाता है। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच इज स्पोकन। सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बोला जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब हिंदी में कुछ लोग उसको कर्ता कहते हैं। अरे भाई, इंग्लिश में क्या कहा? सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बोला जाता है। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। किसी के भी बारे में कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है। तो दोस्तों, अकेला एक्शन को करने वाला ही सब्जेक्ट नहीं होता। मैं आपको यह बात इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। सब्जेक्ट तो वो भी होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो कुछ करे अथवा ना करे, फिर भी वो सब्जेक्ट है। इस आधार पर हमने अलग अलग तरह के सेंटेंस आपको बताए हैं। बीइंग टाइप सेंटेंस जहां होने की बात होती है, ओनिंग टाइप सेंटेंस जहां कुछ पास में होने की बात होती है। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मेरे होने की बात है। आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास में होने की बात हुई। दोनों जगह सब्जेक्ट मैं बन गया। आपके बारे में भी कहा जा सकता था। इंग्लिश के बारे में कह रहे, इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया। भाई, इंग्लिश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने आपसे कहा ना, जिसके बारे में बोला जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इस चैप्टर में मैं आपको जो जरूरी चीजें हैं, भाई मकान बनाते हैं, हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, भाई क्या क्या चाहिए पड़ता है हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सारा मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं। फिर अलग अलग डिज़ाइनर को बुलाते हैं, जो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोई कंक्रीट का काम करता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। उसी तरह से सेंटेंस भाई
होता है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है? तो वर्ब के बारे में भी बताया गया है। वर्ब वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। क्या काम करता है? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तीन तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसके पास में क्या है, वो क्या करता है, ऐसी तीन तरह की इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं टेंस के लिए। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो वर्ब के बाद व्हाट से क्वेश्चन करने पर जनरली आता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या से प्रश्न किया, आंसर में क्या आया? अंग्रेजी। पढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अंग्रेजी है। तो इस तरह से आपने देखा है कि क्या से क्वेश्चन करने पर जनरली जो आंसर में आते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का हमारा एक अलग चैप्टर है जिसकी लिंक भी आपको इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगी। आप ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। तो सेंटेंस के लिए जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब बात करता हूं आपसे, भाई अभी तो मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। चूंकि ये सेंटेंस जो बनने वाले हैं टेंस के भीतर, ये एक्शन वाले सेंटेंस हैं, डूइंग वाले सेंटेंस हैं, इसलिए इन सेंटेंस में केवल वही सब्जेक्ट आएंगे जो किसी ना किसी एक्शन के करने वाले होंगे, वही सब्जेक्ट का काम करेंगे। अदरवाइज सब्जेक्ट का काम कोई भी कर सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। फिर टेंस सीखने के लिए करना क्या है? आपको याद होगा मैंने वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब जो है, वर्ब वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके पास में क्या है और वो क्या करता है। टेंस को पूरा करने के लिए वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। ये मैंने वर्ब के चैप्टर में आपको बताया हुआ है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर भी यहां पर जरूरी है रिवाइज कराना आपको, तो इसलिए बता रहा हूं कि वर्ब जो है टेंस को पूरा करने के लिए उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। कौन से 4 फॉर्म्स होते हैं? फर्स्ट फॉर्म होता है जिसे बेसिक फॉर्म कहते हैं। सेकेंड फॉर्म डी या ईडी फॉर्म होता है प्रायः। थर्ड फॉर्म वो भी ईडी, ईएन या टी वाला फॉर्म होता है। और जो फोर्थ फॉर्म होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ऐसा मैंने वर्ब में आपको बताया था। तो सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बारे में भी बता दिया कि वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं टेंस को पूरा करने के लिए। इसका मतलब यह होगा कि अगर वर्ब नहीं होगी तो टेंस पूरा नहीं होगा। मतलब वर्ब ही है जो ये क्लियर करती है कि बात प्रेजेंट की है कि पास्ट की है या फ्यूचर की है। ये किसके हाथ में है? ये वर्ब के हाथ में है कि वर्ब ही क्लियर करेगी बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो बिना वर्ब के टेंस पूरा नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि वर्ब जो रहती है वो 2 तरह की कंडीशंस को शो करती हैं। कैसी 2 तरह की कंडीशंस? अरे भाई आप अच्छे से पहचान सकते हो। कंडीशन तो 3 होती हैं, 2 कंडीशन आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं? वर्ब या तो चल रही है, क्रिया या तो चल रही है
या फिर क्रिया पूरी हो चुकी है। ये वर्ब की दो कंडीशन है जिन्हें हम और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा वो बात कर रहा है, बात कर रहा है मतलब एक्शन अभी क्या है, जारी है। तो ये एक्शन कौन सी हो गई, कंटिन्यूअस एक्शन हो गई। मैंने कहा आपसे कि वो बात कर चुका है या उसने बात कर ली है, तो ये एक्शन क्या हो गई, कंप्लीट एक्शन हो गई। इन दो एक्शन को तो आप हमेशा पहचान लेते हो, मैं पढ़ा रहा हूं या फिर मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब एक्शन या तो कंटिन्यू है या फिर पूरी हो चुकी है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। इन दो एक्शन को पहचानने में आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं भैया एक बात बताओ, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो क्या आंसर दोगे, साहब मैं तो बिजनेस करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मतलब एक्शन क्या है। अरे भाई ये नहीं मालूम कि अभी कर रहे हो कि पहले कर चुके हो, करते हो बोला आपने। और अगर कह देते कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या बोलते, एक्शन अभी चल रही है। या ये बोल सकते थे मैंने बिजनेस किया है, मैं बिजनेस कर चुका हूं। तो दो एक्शन पहचान सकते हो, कौन कौन सी दो एक्शन, मैं बिजनेस कर रहा हूं ये पहचान लोगे, एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, और मैं बिजनेस कर चुका हूं या मैंने बिजनेस कर लिया है तो एक्शन कौन सी हो गई, कंप्लीट एक्शन। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना टेंस के लिए, कोई पहचान याद नहीं करना है, केवल तीन बातें याद करना है एक्शन के बारे में। एक्शन कंटिन्यू है कि कंप्लीट है, ये दो बातें। और तीसरी बात कौन सी है, जब आप पहचान ना सकें कि एक्शन कंटिन्यू है या कंप्लीट हो गई है, जब आप ये पहचान ही ना सकें तो फिर क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट एक्शन है। वो एक्शन कैसी है, इंडेफिनिट है, क्योंकि आप उसके बारे में श्योर नहीं है, डेफिनिट नहीं है कि एक्शन हो चुकी है कि चल रही है। जिस किसी स्टूडेंट ने ये टेंस के बारे में ये मूल मंत्र याद कर लिया, उसको जिंदगी में कोई फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, कोई पहचान याद नहीं करना पड़ेगी, केवल और केवल एक बात याद करना पड़ेगी, एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट है या श्योर नहीं है तो वो इंडेफिनिट एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन कंटिन्यू है। मैं पढ़ा चुका हूं, एक्शन पूरी हो गई है। मैं पढ़ाता हूं, इससे क्लियर नहीं है कि अभी पढ़ा रहा हूं कि पहले पढ़ा चुका हूं। पढ़ाता हूं, यह बात हमेशा की हो रही है। क्या है, यह आदत है, हैबिट है। तो हैबिट को शो करती है इंडेफिनिट एक्शन, क्योंकि उसमें मालूम नहीं होता है कि एक्शन कंटिन्यू है कि कंप्लीट हो गई है। हैबिट को शो करने के लिए हम आपको टेंस के भीतर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाएंगे। तो हमें सेंटेंस को बनाना सीखना है तो यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में, जो कि हिंदी सेंटेंस के आखिरी में जब हम देखते हैं, मैंने कहा वे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, ये काम चल रहा है, मालूम चल गया। एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट है या वो इंडेफिनिट है। मैंने कहा वे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं अभी तो नहीं पढ़ रहे ना, पहले पढ़ भी नहीं चुके हैं, मतलब क्या है, ये उनकी आदत है, हैबिट है। इंडेफिनिट एक्शन कहलाएगी क्योंकि इससे क्लियर नहीं है, बात चल रही है कि हो चुकी है, कंप्लीटनेस भी नहीं है और कंटिन्यूटी भी नहीं है। इसी आधार पर जो टेंस हैं, टेंस की हम वैसे तो 4 कैटेगरी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 3 कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उन 3 के बेस पर ही फिर नेक्स्ट कैटेगरी डेवलप होगी, 4th कैटेगरी। तो वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक्शन जब चल रही है, कंटिन्यू एक्शन है, तो कंटिन्यूअस में कहलाएगी। बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहलाएगी, और पास्ट की है कि पहले चल रही थी एक्शन तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगी। एक्शन अगर फ्यूचर की होगी कि कल वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल वे अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे,
तो ये एक्शन कब की हो गई, आने वाले कल में ये एक्शन चल रही होगी। तो एक्शन प्रेजेंट की है कि पास्ट की है कि फ्यूचर की है, इससे आपको ध्यान रखना है कि एक्शन चल रही है मतलब वो क्या है, कंटिन्यूअस एक्शन है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो सकता है। हमारा फोकस किस चीज पर है कि एक्शन चल रही है मतलब कंटिन्यूअस में कहलाएगी। फर्स्ट कैटेगरी तो मैंने आपको यह बता दी। सेकंड कैटेगरी बता रहा हूं, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट एक्शन, पूरे एक्शन, परफेक्ट एक्शन को हम परफेक्ट में रख देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में जब एक्शन पूरी हो चुकी होती है। मैंने कहा वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, उन्होंने अंग्रेजी सीख ली है। प्रेजेंट में एक्शन पूरी हो चुकी है। वे अंग्रेजी सीख चुके थे, वे अंग्रेजी सीख चुके होंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह से हम तीनों ही टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट कैटेगरी बनाएंगे। परफेक्ट के लिए जहां पर एक्शन क्या शो करेगी, कंप्लीटनेस को। तो दो बातें आपको याद हो गई, एक कंटिन्यूटी वाली, दूसरी परफेक्टनेस वाली। तीसरी बात करता हूं इंडेफिनिट वाली, जहां पर आप श्योर नहीं होते हैं कि कंप्लीट हो गई है कि कंटिन्यू है। मैंने कहा वे अंग्रेजी सीखते हैं, सीखते हैं। ये एक्शन क्या है, ये एक्शन जो है वो इंडेफिनिट एक्शन है। वे चाय पीते हैं, ये उनकी हैबिट है, हैबिट को शो करती है। वे अंग्रेजी में बात करते हैं, तो बात करना क्या हो गई, एक्शन हो गई। मैं खांसता हूं, मैं हाँफता हूं, मैं आराम से बोलता हूं, मैं स्लो पढ़ाता हूं, मैं तेज दौड़ता हूं, तो ये सारी क्या हो गई, मेरी हैबिट हो गई, आदत हो गई। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, उसकी रूटीन की, वो क्या क्या करता है, वो सारी एक्शन उसकी क्या कहलाती हैं, हैबिट कहलाती हैं। और सारी हैबिट के लिए प्रेजेंट की अगर हैबिट है, वो हैबिट अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में कहलाएगी। हैबिट अगर वो पास्ट की है कि पास्ट में वो ये करता था, पास्ट में वो ये सीखता था, ये बोलता था, तो पास्ट में उसकी जो हैबिट थी, उस हैबिट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि टेंस को हम इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी तीन कैटेगरी, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और इसके बाद जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, दोनों से मिलाकर के एक नई कैटेगरी बनाएंगे जिसे कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये मैंने आपको टेंस का क्लासिफिकेशन बता दिया और टेंस के लिए किस चीज की आवश्यकता है वो भी बता दी। कौन कौन सी चीजें, मैंने कहा एक्शन को पहचान लेना, एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट है या वो इंडेफिनिट है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि उसी आधार पर उसकी कैटेगरी बनाई गई हैं। कंटिन्यूअस में जाएगा सेंटेंस, परफेक्ट में जाएगा कि वो इंडेफिनिटी को शो करेगा, मींस हैबिट को दिखलाएगा। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों बातें आएंगी, परफेक्टनेस भी आएगी और कंटिन्यूटी भी आएगी। कैसे आएगी, जब मैं आपको अलग अलग टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये बात आपको तब बताऊंगा, तब आपको इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूरा फोकस करूंगा इसी चीज को लेकर के, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ सकें। अब बात करता हूं आपसे
सेंटेंस के लिए क्या आवश्यक होता है? सब्जेक्ट, आपको मालूम है सब्जेक्ट का काम 3 व्यक्ति करते हैं। दुनिया में 3 व्यक्ति हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, तीसरा वो होता है जिसकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं। बोलने वाला मैं या हम सभी, सुनने वाला यू सेकंड पर्सन होता है। फिर थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, वे बहुत सारे हो सकते हैं, दे हो सकते हैं, या कोई नाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। वर्ब 2 तरह की होती हैं, आपको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो वर्ब को ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है? 2 तरह के ऑब्जेक्ट रहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, कोई वस्तु होती है। होम से क्वेश्चन करने पर, किसे या किसको से क्वेश्चन करने पर जो मिलता है आंसर में, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है। सेंटेंस बनाने के लिए मेन 3 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आप इन 3 चीजों की डिटेल्स जानते हैं, सेंटेंस बना लेंगे। ये फर्स्ट वीडियो हमारा जो था वो टेंस का इंट्रोडक्शन देने के लिए था। टेंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टेंस के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आपसे, सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा वर्ब। तो वर्ब जो रहती है पूरे कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म लगता है, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म ना तो प्रेजेंट को शो करता है, ना पास्ट को शो करता है, ना फ्यूचर को शो करता है। तो आईएनजी करता क्या है? कंटिन्यूटी को दिखलाता है, केवल और केवल कंटिन्यूटी को। मैं पढ़ा रहा, आई टीचिंग, हूं कि था तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। आई एम टीचिंग बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं टीचिंग, आई वॉज टीचिंग बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा था। तो एम और वॉज हेल्पिंग वर्ब में जो प्रेजेंट या पास्ट को शो करती हैं। तो आईएनजी फॉर्म ना तो प्रेजेंट को शो कर पाया, ना पास्ट को शो कर पाया। प्रेजेंट पास्ट को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वर्ब की सहायता लेना पड़ी, इसलिए उनको सहायक क्रियाएं कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह से मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ा चुका हूं, संडे की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यह घटना हो चुकी है। तो आई हैव टॉट यू इन द क्लास ऑफ संडे। टॉट थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जो है उसके साथ आपने हैव लगाई, आई हैव टॉट यू। तो हैव ने क्या शो किया? प्रेजेंट को। मैंने आपको 1 महीने पहले पढ़ाया था, आई हैड टॉट यू बिफोर अ मंथ। तो 1 महीने पहले पढ़ाया था, आई हैड टॉट यू। हैड ने क्या शो किया कि एक्शन 1 महीने पहले हुई थी। तो हैव एज हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनके बिना टेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है ये पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म जो टी फॉर्म होता है, ईएन फॉर्म होता है, ईडी फॉर्म होता है, या ये कह सकते हैं वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये वो फॉर्म होते हैं जो क्या शो नहीं करते हैं? प्रेजेंट या पास्ट को शो नहीं करते हैं। प्रेजेंट पास्ट शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जो अपने दम पर प्रेजेंट को भी शो करते हैं, पास्ट को भी शो करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करता है और सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करता है। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे।
पूरे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था आपको? वर्ब को डिस्ट्रीब्यूट करना था। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अरे भाई, ऑब्जेक्ट तो हर तरह के सेंटेंस में वही होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और जितने भी नाउन होते हैं वो सारे। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है? वर्ब को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट भी वही होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। सिर्फ क्या चेंज करना है? वर्ब चेंज करना है। जब होने वाले सेंटेंस बनाए थे बीइंग टाइप सेंटेंस, तो आपने एम एज आर वॉज वर्ब का यूज किया था। ओनिंग टाइप सेंटेंस में जहां पास में होने की बात होती थी तो आपने हैव एज हैड को लगाया था, वर्ब चेंज हुई थी। टेंस में आपको याद क्या रखना है? वर्ब के बारे में ही याद रखना है, क्योंकि वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया तो आपसे सेंटेंस बनाते बन गए। आपको किसी भी तरह के कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेंगे। अब वर्ब का कैसे आप याद करेंगे वर्ब को? तो मैंने कहा पूरे कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। पूरे परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। बचे कौन से दो फॉर्म? फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म। वो इंडेफिनिट के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म। वर्ब के फॉर्म याद हो गए। क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट के बाद वर्ब याद हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं आपको अपने हेल्पिंग वर्ब वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, जिसकी लिंक भी मैं आपको साथ साथ इस वीडियो में दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, इन सारे चैप्टर से रिलेटेड आपको लिंक मिलेंगी। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे हेल्पिंग वर्ब की। आपने देखा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बी, डू, हैव, तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बी के तीन फॉर्म होते, बी के प्रेजेंट में तीन डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं, समरूप होते हैं। एम एज आर, एम एज आर का आप यूज करेंगे कंटिन्यूअस में। बी टाइप वर्ब कहां पर यूज में लाई जाएगी? कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी के फॉर्म एम एज आर लगाइएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में बी के वॉज वर लगाइएगा। और फ्यूचर की जब बात आएगी तो फ्यूचर के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल, विल का यूज होगा, जिनके साथ आपको ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करना पड़ेगा, शैल बी और विल बी का। तो बी टाइप हेल्पिंग वर्ब का यूज आपने कहां पर किया? पूरे कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट के लिए आपको हैव, हैज, हैड का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैवेज लगाइएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाइएगा। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट के लिए शैल, विल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। तो शैल हैव और विल हैव का यूज होगा। मित्रों याद रखिए, फ्यूचर के लिए हमेशा शैल और विल का यूज होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। आने वाले चैप्टर में मैं आपको अलग से मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल टेंस के लिए आपको बता रहा हूं, इनकी इन वर्ब की जरूरत पड़ती है, शैल और विल की। तो यहां मैंने एक संक्षिप्त परिचय दे दिया आपको। आगे आपको इनकी फुल डिटेल्स मिलेगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको टेंस को एक बार में एक समरी के रूप में बता रहा हूं। कोई स्ट्रक्चर आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि नॉट जब लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो चाहे आप कंटिन्यूअस के बनाएं चाहे परफेक्ट के बनाएं, आपको क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। क्वेश्चन बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहां पर आती हैं? सब्जेक्ट से पहले। तो क्या स्ट्रक्चर याद करना भाई, कौन सा फॉर्मूला याद करना, और कोई पहचान भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या याद करोगे? एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट है, या फिर वो इंडेफिनिट एक्शन है। बस इतना सा याद आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब बची, डू। तो डू के डू डस प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए कहां पर यूज करेंगे?
इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करेंगे। तीनों तरह की प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज बता दिया मैंने। कौन कौन सी? बी, डू और हैव का। इस आधार पर आप पूरे सेंटेंस बना पाएंगे, पूरे टेंस को आप अच्छे से सीख पाएंगे। और आगे एक एक टेंस की मैं डिटेल आपको 1 बाय 1 देने जा रहा हूं। ये वीडियो चूंकि काफी लंबा हो चुका है, मैं आपसे कहूंगा जरूर हमारा सेकेंड वीडियो देखिएगा, जहां पर मैं आपकी टेंस पर बेस्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से या सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और कैसे उस टेंस को पहचानेंगे, कैसे उस टेंस पर वर्क करेंगे, वो आपको उस वीडियो में सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब तक वर्ब आपके ध्यान में नहीं रहेगी, ट्रांसलेशन करना आपको बहुत कठिन होगा। तो मित्रों याद रखिएगा, आपको हमारे सारे वीडियोस देखते रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया गया है उसके माध्यम से आप हमसे बात करिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए या किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।